हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। तो मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने 1 नवंबर को स्टार्ट किया था एक सीरीज, जिसमें हम लोग पूरी बुक के 100 टॉपिक को सिलेक्ट किया था, जिसमें से 50 टॉपिक फर्स्ट बुक के और 50 टॉपिक सेकेंड बुक के हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे। और अब हमारे पास उसी सीरीज में लेक्चर नंबर आज है 40। और आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनका जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उनको समझेंगे आज के हम लोग इस क्लास में। तो चलो आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और भैया सबसे बड़ी बात, वो जो हमारे पास 100 टॉपिक थे, उन 100 टॉपिक में आज है हमारे पास टॉपिक नंबर 49 एंड टॉपिक नंबर 50। मतलब कि इन दोनों टॉपिक को आज की क्लास में हम कवर करते समय, ये जब कवर कर लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, तो हम अपनी फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर चुके होंगे। और वो जो हमारे 100 टॉपिक थे उसमें का 50% बोले तो कितना, 50% मतलब 50 टॉपिक क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज किस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत चुंबकीय क्या होती है तरंगे, और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो विद्युत क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, और इन्हीं दोनों क्षेत्रों की वजह से ही क्या बनता है, अध्यारोपण से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनता है। तो हम लोग इसको भी कवर करने वाले हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा बिल्कुल छोटा से, उसको हम लोग बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इमेज इंसर्ट की हुई है और इस इमेज में कुछ चीजें बताई गई हैं, इनको समझना। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले जो वेव्स होती हैं, जो कि सबसे छोटी तरंग दर की होती हैं, वो होती है हमारे पास गामा किरणें। और सबसे ज्यादा तरंगे किसकी होती है, सबसे ज्यादा होती है किसकी, रेडियो तरंगे की, जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो जो तरंगे, जैसे कि फोन में कैसी तरंगे होगी, जैसे हम लोग खाना पकाते हैं, इनमें तरंगे, एक्सरे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट क्या होती है, इंफ्रारेड क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत शानदार तरीके से आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप इसको आपको समझाने के लिए मैंने इमेज इंसर्ट की है। और इसके बीचों बीच में जो पार्ट आता है ना, बीचों बीच में जो पार्ट आता है, वहां से कौन बनती है हमारा बनता है दृश्य प्रकाश, जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और इन लाइट की मदद से तो हम एक दूसरे को देख पाते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं। चलो तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेव्स का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या लिखा है कि तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ के क्रम के आधार पर जब विद्युत चुंबकीय तरंगों को व्यवस्थित करते हैं, जैसे कि पीछे देखो, यहाँ पे इतनी भी हमारे पास तरंगे दी गई हैं, इनको मैंने क्या कर रखा है, इनके वेवलेंथ के बेस पे मैंने इनको व्यवस्थित कर रखा है, सेट कर रखा है। तो इन्हीं को सेट करने पर जो हमको क्रम मिलता है ना, उसी क्रम को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तरंग दैर्घ्य के क्रम के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को जो एक क्रम होता है, उन्हीं क्रमों को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर हुआ। चलो आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद करता हूं आपसे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास बाता भैया, रेडियो तरंगे। क्या आता है, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों का मतलब जो हमारे रेडियो में लगता है, क्या आप बोल सकते हो कि यस वही तरंगे, लेकिन सिर्फ वही तरंगे नहीं होंगी। इनको देखो क्या होता है, जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं वो भी होती है। मैंने क्या लिखा है कि रेडियो तरंगों का उत्सर्जन आवेशित कणों के दोलन के कारण होता है। पहली बात तो जो हमारे पास आवेशित कण होते हैं, उनके दोलन कारण किसका उत्पन्न होते, कौन उत्पन्न होती है, रेडियो तरंगे उत्पन्न होती हैं। और इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो लगभग 3 × 10⁴ हर्ट्ज। हर्ट्ज कौन है, आवृत्ति के मात्रक है, और हर्ट्ज एक वैज्ञानिक थे। 3 × 10⁴ से लगभग 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक होती है। कौन, रेडियो तरंगे होती हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर जो सवाल आएगा ना, वो सवाल ये कभी कभी 2 से 3 टाइप में पूछता है। पहले पूछेगा 3 नंबर में, तो पूछेगा 5 नंबर में। ठीक है, इसमें ज्यादा पूछने के चांस होते हैं 3 नंबर में कि क्या होती है रेडियो तरंगे। सबसे पहला हमारे पास इसमें जो आता है वो होता है नेविगेशन सिस्टम के लिए। नेविगेशन सिस्टम के लिए तो जो हमारे पास फोन नेविगेशन होता है फोन में, उनमें हम लोग किसका यूज करते हैं, रेडियो तरंगों का यूज करते हैं। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो नेविगेशन जगहों के बारे में बताती हैं, नेविगेट करती है, उनमें किसका यूज होता है, रेडियो तरंगों का यूज होता है। उसके बाद हमारे घरों में आपको पता है
क्या होता है, टीवी का रिमोट हो गया, रडार आप लोग जानते होंगे में, और वैज्ञानिक उद्देश्यों में तो जो वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं वहां भी हम इसका यूज करते हैं। और रिमोट हो गया, रडार हो गया, हमारे जो फोन हो गए, इनमें जो तरंगे निकलती हैं वो सब कौन सी तरंगे, रेडियो तरंगे हैं। और जो हमारे पास इस रेखीय विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, इसमें सबसे ज्यादा जो तरंग होती है वो रेडियो तरंग की होती है। किसकी होती है, रेडियो तरंग की, और सबसे कम गामा की। सबसे ज्यादा रेडियो की, सबसे कम गामा की होती है। क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है सूक्ष्म तरंगे, या इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो तरंगे या माइक्रोवेव्स बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव्स, जिनको छोटी होती है। अब लेकिन छोटी कैसे, सुनो, कह रहा है इन तरंगों का उत्सर्जन निर्माण नहीं बाबू, निर्वात, क्या होता है, निर्वात, यहाँ पे निर्वात रहेगा, निर्वात नलियों के द्वारा किया जाता है। निर्वात जहां पर कोई माध्यम ना हो। इनकी आवृत्ति जो होती है वो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। इनकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। सबसे बड़ी बात, इनका उपयोग, सबसे पहला जो इनका उपयोग होता है वायुयानों के नेविगेशन के लिए रडार में। तो जो हमारे पास वायुयान होते हैं ना, जब वो ऊपर चलते रहते हैं तो नीचे उनको कुछ नहीं दिखाई देता है, नीचे सब बादल एकदम दिखाई देते हैं, वो बादल के ऊपर चलते हैं, बट वहां पर भी रास्ते होते हैं, और वो रास्तों को समझने के लिए उनमें जो रडार लगे होते हैं उनमें हम लोग इसका यूज करते हैं, माइक्रो तरंगों का। उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव ओवन का। आप लोग जानते होंगे कि इतनी छोटी सी मशीन होती है, मशीन टाइप का होता है, उसके अंदर हम लोग खाना रखते हैं, उसको ऑन करते हो, क्या करता है, गर्म करता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्म तरंगे निकलती हैं जो कि खाने को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं, जिसके भोजन को पकाने में, भोजन को गर्म करने में। उसके बाद परमाणु तथा अणु, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो परमाणु है, जो अणु है, अणुओं से मिलकर क्या बनते हैं, परमाणु की, परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। बाबू परमाणु सबसे छोटा कण होता है, इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं, अणु। तो इनकी संरचना के बारे में हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रोवेव का। किसका यूज करते हैं, माइक्रोवेव का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास वाहन होते हैं तथा क्रिकेट की जो गेंद होती है, अब इनकी जो चाल होती है, इनको, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुलिस दूर बैठी रहती है और उसके पास एक गन जैसा सिस्टम होता है, वो कोई चीज जाती रहती है ना, कोई मतलब वाहन जा रहा है तो उसको ऐसे स्कैन करता है और वो फट से बता देता है कि वाहन की स्पीड क्या है। या आपने देखा होगा जैसे अगर हम लोग थोड़ा से किसी शहर की तरफ जाते, जैसे लखनऊ साइड में लगा हुआ है, या आप जहां से वीडियो को देख रहे हो एक अलग बात है, बट सड़कों पे लगा होता है कैमरा, और वो कैमरा आपको डिटेक्ट करके पकड़ के आपको, मतलब आपको आपकी स्पीड बता देता है। क्यों बता पाता है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी तरंगे होती हैं, सूक्ष्म तरंगे होती हैं या माइक्रो तरंगे होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है, क्या आता है कि अवरक्त तरंगे, इनको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव्स। क्या होती है, अवरक्त तरंगे तत्व हो गया, वस्तु हो गया, और क्या हो गए, नाभिक, और क्या हो गए, नाभिकों से विकिरण के रूप में उत्पन्न होती है। किस रूप में उत्पन्न होती है, विकिरण के रूप में उत्पन्न होती है। इसलिए इन तरंगों को हम लोग ऊष्मीय तरंग भी कहते हैं। इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय तरंग भी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी टीवी में, मूवी में क्या होता है ना, जब किसी को, एक होता है ना रात में, जिसको बोलते हैं नाइट विजन कैमरा, जब वो लोग रात में देखते हैं तो वहां दिखता है। लेकिन एक होता है जैसे कोई चीज, कोई बॉडी, कई चीज छुपी है ना, तो वहां पे एक कैमरे का प्रयोग किया, तो वहां क्यों, क्योंकि वो उसपे से रिफ्लेक्ट होकर के वो उसकी छाया बनाता है, और वहां पर हम किसका यूज करते हैं, अवरक्त विकिरणों का यूज करते हैं, इंफ्रारेड वेव का यूज करते हैं। सबसे पहली बात, इनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ऐसे डायरेक्ट तौर पर मौसम की भविष्यवाणी करने में। तो जो मौसम, बारिश होगी नहीं होगी, बारिश कब तक होगी, तो इनके भविष्यवाणी जो होती है उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, अवरक्त विकिरणों का यूज करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, फलों को सुखाने में, अरे फल सब्जियों को सुखाने में। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब कि हॉस्पिटलिटी में, हॉस्पिटल में हम लोग किसका यूज करते हैं, अवरक्त विकिरणों का यूज करते हैं, अवरक्त तरंगों, इंफ्रारेड वेव का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, धुंध में स्पष्ट देखने के लिए, जैसे कहीं पर अंधेरा होता है, धुंध होती है, कोहरा होता है, तो वहां पर अच्छे से विजिबिलिटी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं। क्लियर है भाई, तो इसके क्या हो गए, हमारे पास उपयोग हो गए। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हमारे पास आता है दृश्य किरणें। ये तो मुझे लगता है बताने नहीं चाहिए आपको, बट ठीक है बता देते हैं। क्योंकि जो दृश्य किरणें होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट के बारे में हम लोग समझने वाले क्या होती है, वे तरंगे जिन्हें हम अपनी आंखों द्वारा देख सकते हैं। हालांकि आप इन्हें देख नहीं सकते हो, बट इनकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हो।
तो इन तरंगों को हम क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट बोलते हैं। और इनकी जो आवृत्ति होती है वो 4 गुणे 10 घाते 4 14 4 गुणे 10 घाते 14 हर्ट्ज से 8 गुणे 10 घाते 14 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश बोलते हैं। सब लोग जानते हो, मनुष्य तो हो ही, अगर आप इस श्रेणी में आते होंगे तो आप जानते होंगे कि मनुष्य तथा जीव जंतुओं द्वारा वस्तु को देखने में इनका उपयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या आती है कि खानों की खोज में, खानों की खोज में, खाना मतलब वही भोजन, भोजन के खोज में, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जीव जंतुओं की खोज में। तो यहाँ पर इन सभी किरणों का यूज किया जाता है। कौन सी किरणों का? दृश्य प्रकाश किरणों का यूज किया जाता है। पता भी है आपको भी, देखने के लिए वही चीज है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है पराबैंगनी किरणें, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेस बोलते हैं। क्या होती है अल्ट्रा वायलेट रेस? जितना जरा ध्यान से, कि पराबैंगनी तरंगों का उत्सर्जन एक विशेष प्रकार के लैंप से होता है। किससे होता है? एक विशेष प्रकार के लैंप से होता है, और तथा अधिक तप्त वस्तुओं द्वारा होता है। तप्त नहीं बबू है, ये क्या है? तप्त है। क्या है? तप्त। तप्त मतलब गर्म वस्तु द्वारा। तो सूर्य इन तरंगों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। तो आपको पता भी है कि सूर्य से हमारे ऊपर कौन सी किरण आती है? पराबैंगनी, अल्ट्रा वायलेट किरणें आती है। कौन सी किरण आती है? अल्ट्रा वायलेट। जैसे आप लिखा ना वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, तो ये अल्ट्रा मतलब परा, तो ये होता है पराबैंगनी। जैसे अल्ट्रा प्रो मैक्स, सैमसंग S24 अल्ट्रा आता है ना, वही सब चीजों का। तो ऐसा होता है। और इनकी जो बच्चा आवृत्ति होती बाबू, वो कितनी होती है? 8 गुणे 10 घाते 14 से 3 गुणे 10 घाते 16 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है? आगे आता है अणुओं की संरचना ज्ञात करने में। अणुओं की संरचना ज्ञात करने में जो हमारे पास आपको पता होगा, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को ब्रेक करने के बाद हमको मॉलिक्यूल मिलते हैं, अणु मिलते हैं। तो उनका शेप क्या, उनका साइज क्या, इसको ज्ञात करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद चोरों से सुरक्षा में अलार्म के रूप में, आपने देखा होगा कई घरों में होता है ना कि मतलब वहां पे कुछ दिखता तो नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, और जैसे आप उसको क्रॉस करते हो अलार्म बजने लगता है। तो अलार्म क्यों बजता है? क्योंकि वहां पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पराबैंगनी किरणें पड़ती रहती है, और जैसे उसे आप क्रॉस करते हो तो वो ब्रेक हो जाती है और तुरंत अलार्म बजने लगता है। सेंसर लगे होते हैं। उसके बाद क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करने में। तो कहीं पर अगर जीवाणु है जो हम लोग नहीं यूज करते, तो उनको नष्ट करने में, मतलब हमारे फायदे के लिए उनको भी यूज कर लेते हैं हम लोग। फिर क्या है? नकली दस्तावेजों का पता लगाने में, मतलब जो नकली चीजें होती है ना, दस्तावेज वो नकली है कि असली है, जैसे कुछ नोट्स होती हैं, तो वहां पे हम लोग पराबैंगनी किरणों को यूज कर सकते हैं। चिकित्सा में उपयोग में आने वाले उपकरणों को शुद्ध करने में, जैसे आपको पता होगा जैसे ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन में हम लोग जिन भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उनको हम लोग गर्म पानी धुलते हैं, लेकिन उनको धुलने का एक प्रोसेस और भी होता है, और वो क्या होता है? पराबैंगनी किरणों का। तो उन्हीं को क्या करने में? शुद्ध करने में। अगर वो साफ सुथरे नहीं है तो ये साफ होते एकदम क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आते हैं एक्स किरणें। सबसे आसान, हम लोग यूज भी करते हैं इसको, जानते होंगे, वही एक्सरे जो हम लोग बोलते हैं ना, बॉडी का एक्सरे है, हाथ का, पैर का एक्सरे। एक्सरे किसका होता है? हड्डियों का होता है। किसका होता है? हड्डी। हड्डी मतलब चिकित्सालय। सबसे पहले इनका यूज कहाँ होता है? चिकित्सा में होता है, मतलब कि हॉस्पिटल में होता है। एक्सरे क्या होती है? एक्सरे किरणें एक्सरे नली से उत्पन्न की जाती है। एक्सरे किरणों को हम लोग कहां से उत्पन्न करते हैं? एक्सरे नली से उत्पन्न करते हैं। और इनकी जो आवृत्ति होती भैया, वो 1 गुणे 10 घाते 16 से 3 गुणे 10 घाते 19 हर्ट्ज तक होती है। किसकी आवृत्ति? एक्सरे किरणों की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है इनका उपयोग। तो उपयोग में सबसे पहला उपयोग तो हमारे पास यही है कि चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। दूसरा हमारे उपयोग क्या हमारे पास? वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाता है, वैज्ञानिकों के। और तीसरा क्या है? मेट्रो स्टेशनों पर धातु विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने में। आपको पता है जैसे हम लोग जब मेट्रो पे जाते हैं या कहीं बड़े स्टेशन पे जाते हैं, छोटे स्टेशन तो नहीं होता ऐसा, जब हम लोग बड़े स्टेशनों पे जाते हैं तो वहां पे एक मशीन होती है, और उस मशीन के अंदर हमने अपने झोला को रखना पड़ता है, मतलब बैग को, और बैग उससे अंदर अंदर जाके निकलता है बाहर। तो वहां पे उसको स्कैन कर लेता है, और वहां पे जिन किरणों को हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्सरे। क्या बोलते हैं? एक्सरे बोलते हैं। आगे आ जाओ बाबू। आगे हमारे पास एक गामा किरणें। क्या होती है? गामा किरणें। सबसे ज्यादा इनकी आवृत्ति और तरंग कम होती है, आवृत्ति ज्यादा होती है। तो गामा किरणें परमाणुओं के नाभिकों से उत्पन्न होने वाली किरणें हैं। और सबसे बड़ी बात है, कहां से उत्पन्न होती है? परमाणु के नाभिक से। और इनकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और इनकी विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, इतनी अधिक होती है कि अगर कोई चीज ऐसे
है, मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर वो इसके बीच से गुजर जाए तो व्यक्ति खड़े खड़े राख बन जाए, इतनी इनकी विभेदन क्षमता होती है, बहुत ज्यादा आवृत्ति होती है इनकी। आपको पता भी होगा इस बात को। तो 3 × 10 8 हर्ट्ज से लेकर के 5 × 10 25 हर्ट्ज तक होती है इनकी आवृत्ति। सबसे पहले इनका उपयोग, तो इनका उपयोग हम लोग कैंसर, ट्यूमर, श्रीमोत्तर जानते होंगे, ट्यूमर के इलाज में, रेडियोथेरेपी में क्या करते बच्चे, रेडियो थेरेपी में यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, परमाणुओं की संरचना ज्ञात करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में भी इनका भी उपयोग करते हैं। और पीछे मैंने भी आपको पराबैंगनी बताया तो उनका भी यूज करते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं उत्पन्न करने में। जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है ना, उनको उत्पन्न करने में, उनको शुरुआत करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, गामा किरणों का यूज करते हैं। और आपको भी पता है जो परमाणु में हाइड्रोजन टूटते फूटते ना, तो वहां से कौन सी रेज निकलती है, गामा किरण निकलती है। कौन सी किरणें, गामा किरणें, इनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। आगे हमारे पास आता है ई वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच में संबंध। ई क्या होता है आप सबको पता है, ई वेक्टर का मतलब विद्युत क्षेत्र, बी वेक्टर का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और इनके परिणामों, इनके अध्यारोपण से क्या बनती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें बनती हैं। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनका जो मात्रा प्रकाश के बराबर होता है, उसका सूत्र होता है C बराबर E0 अपॉन का B0। क्या होता है, C बराबर E0 अपॉन का B0। एक सूत्र, सवाल इस पे लग जाते हैं, खूब सारे आपके बुक में मिल जाएंगे, कभी कभी इस पे बोर्ड में सवाल आते हैं। तो बच्चा आज की इस क्लास में हम लोगों ने दोनों टॉपिक को कवर करते हुए पूरी फर्स्ट बुक को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। 4 नंबर का चैप्टर होता है आपको पिछली क्लास और इस क्लास को अगर आप मिला के पढ़ लेंगे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे बहुत आसान तरीके से। और हाँ, यहाँ पे अगर आपको चाहिए पीडीएफ नोट्स और तो आप आ जाइए टेलीग्राम चैनल पे, किसके, कैरियर एकेडमी कुंडा के। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना आप ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहें। समय बहुत नजदीक है आपका बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, अपने समय को गंवाएं नहीं, कृपया करके पढ़ें अच्छे से, चीजों को रिवाइज करें, उसके बाद अपने लक्ष्य की ओर चलें। तो कल क्लास हो सकता है थोड़ा से गैप रहे, क्योंकि कल से सेकंड बुक, तो एक दिन की हम लोग छुट्टी भी ले सकते हैं, पर ठीक है, देखेंगे, जरूरत होगी तो, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्लस चल रहे हैं, क्योंकि हमने 50 टॉपिक को 40 दिन में कवर किया है, 50 टॉपिक को 40 दिन में कवर किया। तो लगभग आने वाले 40 से 45 दिन के अंदर हम लोग सेकंड बुक को भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने सफर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। और थोड़ा सा सामने इधर भाई गेस्ट हाउस बहुत सारे हैं, तो बाजा बाजा बजने की वजह से थोड़ी सी क्लास हम लोग डिले कर लेते हैं, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा आती है रिकॉर्डिंग में, क्लास लेने में, तो फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा पहले डिले हो जाती है। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। तो बाय बाय, मिलते हैं कल क्लास में, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। और अगर मैं भी आपको टाइम दिखाऊं, चलो टाइम अगर मैं आपको दिखाता हूं तो आप विश्वास नहीं मानोगे, रात के कितने बजे आ जाओ भाई, देखो रात के बज चुके हैं 11:16 है, मतलब रात के 11:16, मतलब 12 बजने वाले, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, ये क्लास अभी आपको जल्दी मिलेगी, तो अपना पढ़ाई करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, टेक केयर बच्चा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है बाबू लोग। और कमेंट जरूर करना कि क्या होती है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम।